हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम आपके प्रीवियस जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन, है ना। तो पहला क्वेश्चन था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब यहाँ देखिए इसके अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंस पहले फर्स्ट प्रियोरिटी ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधी सी बात है। तो यानी कि कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, ओइक एसिड। तो देखिए ये भी ओइक एसिड है ना, और ये भी ओइक एसिड है, और बाकी सब एमाइन और इथेन है। तो यानी कि ये वाले ऑप्शन तो सीधा कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, इन दोनों में से एक होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन के बाद में यहाँ पर नाइट्रोजन इस कार्बन की चेन को तोड़ रही है, तो ये कंटिन्यू नहीं है। तो 3 ही कार्बन की चेन, मेथ इथ प्रोप प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए। दैट्स इट, प्रोपेनोइक एसिड सीधा आंसर है। ज्यादा कोई रूल के फचड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। एन डाई मिथाइल, देखो भाई डाई इथाइल है ना, 2 इथाइल लगे हुए हैं अमीनो, 2 इथाइल अमीनो, नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं। ये दैट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और न्यू दे रखा है ना। ये क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी और न्यू। तो देखिए H इंटू न्यू क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। H इंटू न्यू जो है वो H इंटू न्यू नोट, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है ना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला में वाई एक्सिस के ऊपर रखना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो H इंटू न्यू। अब देखिए ये इधर आ जाएगा माइनस H इंटू न्यू नोट, ये बन गई इक्वेशन। ये हो गया हमारे पास y, ठीक है, ये हो गया m, और न्यू हो गया हमारा x एक्सिस पर, हो गया m पॉजिटिव है यानी स्लोप ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव। टीचर के क्लिक की तरह जाएगा, बिल्कुल सही है ना। टीचर के क्लिक की तरह m अगर पॉजिटिव हो तो स्लोप जो है वो ऐसे जाता है, ठीक है। फिर माइनस h इंटू न्यू क्या है भाई, ये है हमारा माइनस c, ये है हमारा c। तो हमारा c क्या है, इंटरसेप्ट, वो माइनस है। यानी कि ये अगर देखो अब ग्राफ के अंदर अगर c पॉजिटिव होता है तो यहां से शुरू होता है, c जीरो होता है तो यहां से शुरू होता है, c माइनस होता है तो यहां से शुरू होगा ना ग्राफ, नीचे से y एक्सिस में नीचे की तरफ से ग्राफ शुरू होगा। इसका मतलब ये है, तो y एक्सिस में नीचे की तरफ तो कोई ग्राफ दिखाई नहीं दे रखा यहाँ पे, ना ये है ना ये है ना ये है। तो क्या करें, ये वाला ग्राफ ध्यान देना जरा, एक्स्ट्रा प्लॉट करके देखिए इसे। ये यहां से शुरू हो रहा है यानी कि इसका सी है नेगेटिव, ठीक है, एम है पॉजिटिव, टीचर के क्लिक की तरह। अगर एम नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो ये नीचे की तरफ होता है ना, एच तो पॉजिटिव ऑब्वियस। फिर वाई, समझ गए तो, या वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी की जगह माइनस सी आ रहा है तो ये नीचे से स्टार्ट होगा, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। दैट्स इट गाइस। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला देखिए, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देंगे तो केएसपी के बारे में पता होना चाहिए बस, है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 10⁻³ मोलैरिटी, दूसरा है 10⁻7 मोलैरिटी Na2SO3। तो कैल्शियम और सल्फेट, ये कह रहा है इनका केएसपी दे रखा है, कैल्शियम और सल्फेट का। तो CaSO4 का हमारे पास केएसपी है, यानी कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है, वो है 10⁻10, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब कि अगर हम कोई साल्ट डिसोल्व करते हैं पानी में, कोई साल्ट आपने डिसोल्व किया और उसके आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई, आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई अगर इससे ज्यादा हो जाती है तो वो नहीं घुलेगा, वो बैठ जाएगा। इतना ही घुल पाएगा जितना, जब तक इनकी मल्टीप्लाई यहां तक होती है, आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई 10⁻10 तक अगर हो तो वो घुल जाएगा, उससे ज्यादा हुई तो वो नहीं घुलेगा। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है भाई। तो देखिए आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर CaCl2 के अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, प्लस क्या है 2 क्लोरीन से, 2Cl नेगेटिव से, है ना। तो क्या इनकी कंसंट्रेशन देखिए 10⁻3, इसका मतलब ये भी 10⁻3 बनेगा और ये भी 10⁻3 का डबल हो जाएगा, है ना। तो ये 2 × 10⁻3 बनेगा। इससे हमें को मतलब नहीं है तो इसको हम नहीं लेने वाले हैं। तो हमें कंसंट्रेशन इसकी मिल गई। फिर उसके बाद में दूसरा साल्ट देखिए क्या, Na2SO4, Na2SO4। अब इसके अंदर भी देखिए 2Na पॉजिटिव बनेगा प्लस SO4 2 नेगेटिव बनेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 10⁻7, तो यानी ये भी 10⁻7 का डबल हो जाएगा और ये कितना बनेगा, ये 10⁻7 बनेगा,
ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसकी कंसंट्रेशन पता लगी, इसकी कंसंट्रेशन पता लगी। आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई ही होती है केएसपी। तो केएसपी कितना आएगा, केएसपी नहीं सॉरी, आयनिक प्रोडक्ट हम निकालेंगे। आयोनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट कितनी निकलेगी, 10⁻³ मल्टीप्लाई में 10⁻7 इक्वल आएगा 10⁻10। 10⁻10 आ रहा है आयनिक प्रोडक्ट, यानी कि इनके आयंस की मल्टीप्लाई, अगर आयंस की मल्टीप्लाई उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होती है घुल जाएगा, उससे कम है घुल जाएगा, उससे ज्यादा है नहीं घुलेगा, ये बराबर आ रही है, इसका मतलब ये घुल जाएगा, है ना। तो इसने क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इक्वल, उन्होंने वॉल्यूम लिया था, याद रखना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी थी, तो इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर तो उसका प्रेसिपिटेशन, नो प्रेसिपिटेशन ऑफ CaSO4 मिक्सचर, देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन, हम इनके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे भाई, यहाँ घुल जाते हैं दोनों, है ना, पीपीटी बन जाते हैं। स्टेटमेंट दूसरा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ CaSO4 सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो CaSO4 की वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होती है, नहीं, आयनिक प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकती है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो लास्ट तक जितने मैक्सिमम सोल्यूबल हो सकते हैं उस टाइम पर आयंस की प्रोडक्ट होती है, और आयनिक प्रोडक्ट अगर कम घोल दिया तब भी आयनिक प्रोडक्ट उससे कम आ सकती है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ये आपको अच्छे से पता होगा, है ना। तो इस तरह से, यानी ये वाली स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो यहाँ आंसर कौन सा होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following pair of molecule have permanent dipole moment for both members, दोनों की परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, भाई ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की डाइपोल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की डाइपोल मोमेंट 0 होती है, अगर इसकी 0 है तो उसका हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ये खत्म, केवल ऑप्शन खत्म। NO2 CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में, इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 होगी, तो ये भी खत्म। फर्दर अब यहाँ पर भी SiO4 आ रहा है तो इसको भी छोड़ दो, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। O3 जो होता है वो बेंट होता है, डेफिनेटली इसकी डाइपोल मोमेंट होती है, एक के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डाइपोल मोमेंट होती है। NO2 जो है वो भी बेंट मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 4 और 5 हो गए, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, दैट्स इट, है ना। इस तरह से NO2 दोनों की डाइपोल मोमेंट होती है, स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा, दोनों का बेंड स्ट्रक्चर है और अलग अलग एटम लगे हैं, डेफिनेटली दोनों की डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, which set doesn't show correct matching according to modern periodic table, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, वो बोल रहा है क्रोमियम जो है, क्रोमियम के अंदर 3D में 5 4s में 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है और ये 6th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं। आयरन जो है, आयरन 2 पॉजिटिव बता रहा है, तो 2 पॉजिटिव में क्या होता है, 4s में 0 होते हैं और 3D में 6 होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आपको समझ आ जाएगा। तो ये 8th ग्रुप, अगर ये 6th है तो ये 8th होगा, डेफिनेटली दोनों सही है। क्रोमियम के बाद क्या आता है, Mn, मैग्नीज के बाद आयरन आता है ना, उसके बाद हाँ स्कैंडियम, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, भाई स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में कितने होते हैं, 3s में 2 और 3p में 6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है इसकी। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, 4s में 2 होते हैं और 3d में 1 होता है, तो ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा, 4s में 0 और 3d के अंदर भी 0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो क्या 3s2 और 3p6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है ना, 3s2 और 3p6 क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है इसकी, 3s2 और 3p6 हो सकती है भाई, थर्ड तो पूरा बाकी का भरा हुआ है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिमेंट बिलोंग टू 018 ग्रुप, तो क्या ये 18 ग्रुप को बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, पर क्या 18 ग्रुप को आता है, नहीं 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 नहीं, अगर ये 6 को आ रहा है तो स्कैंडियम कौन से को आएगा भाई, सोचिए जरा, लिखते हैं, देखिए सॉरी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, अगर क्रोमियम 6 ग्रुप में आ रहा है तो ये 5th में, ये 4th में, ये 3rd में, सिंपल, तो ये 3rd ग्रुप के अंदर आएगा, ना कि 18 ग्रुप या 0 ग्रुप में आएगा, है ना। तो दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। इसने बोला नोट करेक्ट, नोट करेक्ट, है ना, बाकी सब करेक्ट है, तो नोट करेक्ट तो 3rd होगा।
दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर देखिए क्या है, ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा बताता हूँ। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम और फ्लोरीन 1 नेगेटिव है, तो साइज बड़ा होगा नेगेटिव का, फिर 1 पॉजिटिव का, फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, फिर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही ऑर्डर। नीचे वाला ऑर्डर देखिए, इसने बोला है नोट अकॉर्डिंग टू, नोट नोट वाला देखना है। तो देखो नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्शनली बोरोन, फिर उसके बाद में कार्बन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है बाकी सबसे, है ना। लर्निंग बेस्ड है, नाइट्रोजन एक्सेप्शन दिखाता है, आप इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आपको समझ में आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेस पर आपको लिखना था, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। दैट्स इट, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लर्निंग बेस्ड है, आपको पता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर याद करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, P4 PF4CH3 विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल, सारे वही स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। देखो 4 फ्लोरीन है और एक CH3 जुड़ा हुआ, टोटल 5 चीजें जुड़ी हैं, तो TBP स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो रिजेक्टेड है, ये तो हो ही नहीं सकते, बच गए ये दोनों, ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो कौन सा होना चाहिए? तो देखो टीबीपी के अंदर जो बल्कि ग्रुप होते हैं वो ट्रायंगुलर साइड में आना चाहिए, जो ट्रायंगल बन रहा है इस साइड में आना चाहिए, ऊपर और नीचे एक्सियल पर नहीं आएंगे, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। स्ट्रक्चर्स आपने कर रखे हैं, ट्रायंगुलर साइड पर ज्यादा स्टेबल होता है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है, या फिर कोई ज्यादा बल्कि ग्रुप है तो भी, लोन पेयर है तो भी, है ना। लोन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, लोन पेयर और बल्कि ग्रुप, वो आपका यहाँ आएगा इक्विटोरियल पोजीशन पर, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना था, है ना। SOCl2 क्या होगा, आप लोग खुद देखिए, मैं सीधा सीधा फटाफट प्रोडक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा SOCl2 से रिएक्शन करके, ये हमारा ए बन गया, ए बन गया, क्लोरीन जुड़ गया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब AgCN और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है भाई, ए को, यानी कि ये हमारा ए बन गया, इसको यहाँ पर जुड़ेगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर जुड़ेगा आइसोसाइनाइड। अब आपको बनाना है आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो यहाँ ये CH3 ही रहेगा, ये भी CH3 ही रहेगा, ये बनेगा NC। पहला AgCN से रिएक्शन करवाएंगे तो साइनाइड नहीं, NC, N अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जो N है ये अटैक करता है नाइट्रोजन इसके ऊपर। जब AgCN, जब KCN होगा तो C अटैक करेगा, साइनाइड बनेगा। AgCN होगा तो N अटैक करेगा, याद रखना है ये। तो NC बन गया, जैसे इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये पहला कार्बन, जब इसकी, अब ये बन गया आपका B, है ना। जब उसके बाद जब पहला हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पहला कार्बन क्या करता है भाई, प्लस C बनेगा ना हाइड्रोलाइज करने पर, तो B प्लस C बनता है। तो यहाँ क्या बनने वाला है, जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, सॉरी इसको B नहीं देंगे ना, ये तो सिर्फ AgCN से रिएक्शन के बाद बना, उसके बाद में जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O पॉजिटिव, तो क्या बनेगा। अब देखिए जरा, यहाँ पर नाइट्रोजन का तो NH2 लग जाएगा, ये CH3 ऐसा ही रहेगा, प्लस में जो एक कार्बन था वो HCOOH, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये रहा CH3, ठीक है, फिर ये रहा CH3, बस इन्होंने क्या दिखा रखा है कि ये दोनों CH3, अगर इसको यहाँ से हटाकर मैं यहाँ लगा दूं, आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ये वही है जो मैंने बनाया है ना। तो बस वो ट्रांस में दिखा रखा और कुछ नहीं कर रखा, तो ये बनेगा और ये बनेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो डी इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, रिएक्शन है, याद करनी है बेटा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डिक्रीजिंग नंबर में इनको अरेंज करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 पॉजिटिव होगा भाई, पहली बात, है ना। वाटर न्यूट्रल होता है, याद रख लेना। तो अगर वाटर न्यूट्रल है तो ये 2 पॉजिटिव होना चाहिए। आयरन 2 नेगेटिव नहीं होता, फिर भी हम इसको देखते हैं आयरन 2 नेगेटिव करके भी। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इनके हिसाब से लिखते हैं, इन्होंने थोड़ी गड़बड़ करके, एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे इसको सही करने की, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लगा था। आयरन है, आयरन पर 2 नेगेटिव है, तो हम क्या दिखाएंगे, आयरन पर 2 नेगेटिव है तो डिवीजन ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। तो 2 नेगेटिव का मतलब आयरन क्या होता है, 4s2, 3d के अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे, 3d में 8। ठीक है, और डिक्रीजिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो अब आप यहाँ से 6 जोड़ रखे हैं,
तो देखो भाई, नीचे और ऊपर 6 वाटर है, तो T2G और EG ऑर्बिटल बनेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओ सॉरी, D2sp3 या sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो वाटर एक वीक लिगेंड है, तो 8 है, तो 2 4 2 6 7 और 1 8। सिंपल। नीचे तो पेयरिंग हो ही नहीं सकती है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो इस केस में हमें मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेयर्ड है। ठीक है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, अब दूसरा देखते हैं। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लगी थी, एटलीस्ट हो सकता है सही हो। यहाँ पर देखिए 3 नेगेटिव आ रहा है, साइनाइड पर 1 नेगेटिव होता है, 3 नेगेटिव मतलब आयरन 3 पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। आयरन जो है वो 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव होगा तो कितना आने वाला, 4s में तो 0 हो जाएंगे और 3d के अंदर 5 आ जाएंगे, है ना। 3d में 6 होते हैं, 3d में 5 और 4s में 2 होते हैं, 0 आ जाएंगे। ये आ गया आपका आयरन का 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव आयरन आ गया। अब देखते हैं जरा ये कितने जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है, इसमें भी ऑक्टाइडल ज्योमेट्री बनेगी, मतलब T2G नीचे, ये रहा T2G और EG ऊपर। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3। अब याद रखना साइनाइड एक बहुत मजबूत लिगेंड है, तो वो पेयरिंग करवा देगा, 4 और 1 5 पेयर्ड हो गए। अब वो वाला ऑर्बिटल खाली रह गया, तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इन दोनों में ध्यान देना, तो इन दोनों के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, तीसरा मॉलिक्यूल। अब जरा देखिए थर्ड मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है ना। तो थर्ड है हमारे पास आयरन ही है, ठीक है, साइनाइड है और 4 नेगेटिव है, इसका मतलब आयरन 2 पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि 6 नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ 4 नेगेटिव है, तो 2 पॉजिटिव ये था, इसलिए उसने गायब कर दिया। तो 2 पॉजिटिव आयरन क्या होता है, 4s में 0 होते हैं और 3d के अंदर 6 ही होंगे, क्योंकि 2 ही पॉजिटिव गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन अब आपको दिखाने हैं, जुड़े कितने हुए हैं, 6 ही जुड़े हुए हैं, तो 6 के 6 और साइनाइड है तो पेयरिंग करवाएगा भाई, तो यहाँ T2G और EG बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 ऑर्बिटल ये रहे, 3 ऑर्बिटल ये रहे, तो 1 2 3, है ना। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, चलो मैं दूसरे कलर से फिल करके देखता हूँ, सही दिखता है क्या, नहीं दिखता, है ना। इसी कलर से फिल करेंगे, रेड से। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 और 5, और छठा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर भर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन हम पेयरिंग भी करवा सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप ऊपर से उठाकर नीचे, यानी कि 5 और 1 6। ठीक है, और एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐसा करें तो यानी कि सबको पेयर करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, D2sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी और पेयरिंग कर सकता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन है थर्ड वाले में। अब फोर्थ वाले में देखिए, थोड़ा सा आराम से करने वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले में आयरन है 3 नेगेटिव, अब आयरन 3 नेगेटिव होता नहीं है, बट हम बनाएंगे। ठीक है, 6 वाटर है, तो वाटर एक वीक लिगेंड है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इन दोनों को तो पेयरिंग करवा दिया, ये पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आयरन 3 नेगेटिव करते हैं, तो क्या बनेगा आयरन 3 नेगेटिव में, देखिए जरा 4s में 2, ये तो होगा ही होगा। 3d में यहाँ कितने थे, 3d में 6 होते हैं आयरन में, 3 और आ गए, 3d में 9 हो गए। अब 3d में 9 मतलब आपको d में 9 दिखाना है, सीधी सी बात है। तो भाई स्प्लिटिंग करेंगे, 6 जुड़े हुए हैं तो ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग होगी, T2G और EG वाली होगी, डेफिनेट है, सब में 6 जुड़े हुए थे। तो अब देखिए जरा क्या होने वाला है, ये ऊपर वाला था, है ना, अब ये इस वाला है। तो देखिए इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 4 2 6 7 8 9, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड रहने वाला है, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, सीधी और साफ बात। तो अगर हम ये मानते हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ करते हैं, अब आप लोग देखिए, वाई आई एम सेइंग कि इसमें मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, 3 पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे लगता है ये 3 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इन दोनों में तो सेम आ गया। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो डिक्रीज कर रहा हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम हो रहे हो, तो सबसे ज्यादा तो इसमें है। ठीक है, फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट वाला सबसे पहले आएगा, तो फर्स्ट वाला सिर्फ बी ही है। फिर सेकंड वाला, उसमें ज्यादा है, सेकंड वाले में एक है। ठीक है, फिर उसने थर्ड वाला दिया और फिर फोर्थ वाला दिया, तो थर्ड वाला 0 है, बिल्कुल सही है। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो उससे पहले आना चाहिए ना। अब ये चीज समझ से थोड़ा सा बाहर है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी 0 ही होने चाहिए,
या कुछ और होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, शायद यहाँ पर 3 पॉजिटिव आएगा। अगर ये 3 पॉजिटिव आएगा तो फिर क्या होगा, मे बी देखें 3 पॉजिटिव करके, 3 पॉजिटिव, इसमें आ जाएंगे 0, 6 है तो ये रह गए 5, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। वाटर किसी को वो नहीं करेगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर ऐसा है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो फोर्थ वाला सबसे पहले होना चाहिए, फिर 1 2 3, यानी ए सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। ऐसा होगा अगर ये 3 पॉजिटिव है तो, और यही ऑप्शन राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट कह लीजिए, कुछ गड़बड़ थी, इस वजह से ऐसा होता है, नो। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन गलत है तो हमने उसको ठीक करना भी सीखा। याद रखना, क्वेश्चन गलत हो, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे ठीक करना सीखिए। दैट इज द राइट वे, कि हम क्वेश्चन को ठीक करना सीखते हैं ताकि हम उसे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उसको सही कर सकें, है ना। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ लगी थी मुझे। ठीक है, निकिल पहला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है भाई, निकिल फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए निकिल है, निकिल की स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है तो निकिल 2 पॉजिटिव होगा, है ना। 4 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़ेंगे तो कैसा बनाता है निकिल, जब भी 4 जुड़ते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। स्क्वायर प्लेनर के अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे होती है, उल्टी होती है ऑक्टाहेड्रल की, है ना। उल्टा मतलब, अब देखो, नीचे आएंगे 2 ऑर्बिटल ई, और ऊपर आएंगे 3 ऑर्बिटल T2, ई और T2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं निकिल 2 पॉजिटिव के अंदर, तो निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कितनी होती है निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s में 2, तो यहाँ तो 0 हो जाएंगे 4s में, और 3d में 8 होते हैं निकिल। ठीक है, समझ गए सब, है ना। तो 3 में 8, अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, नीचे से भरना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 8 तो आ गए इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर कितने हैं, 4, नीचे कितने हैं, 4, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी को, ऊपर वाला ऑर्बिटल की एनर्जी, जो 3 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी 0.4 ईच इलेक्ट्रॉन होती है, 3 वालों की, और नीचे वाले जो 2 ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी 0.6 होती है, और वो माइनस में होती है, और मल्टीप्लाई में आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, थोड़ा इसको साफ साफ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो भाई कैसे करें, ठीक है, हम इसको उड़ा देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, और निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख देता हूँ, 4s में 0, 3d में 8। ठीक है, तो ये आ गए आपके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, जो 3 होते हैं उनकी एनर्जी 0.4, मल्टीप्लाई में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है, 1.6 आ गई पॉजिटिव, और इसके कितने हैं, 0 माइनस का 0.6 मल्टीप्लाई में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये माइनस का 2.4 आ गया। टोटल एनर्जी काउंट करेंगे तो टोटल कितना आएगा दोनों का, दोनों में माइनस कर दीजिए, माइनस का 8 आएगा, 0.8, 0.8 आया पहले के लिए। ठीक है, प्लस का है माइनस का, माइनस का 0.8, 0.8 निकिल का आ गया। क्लियर है भाई। दूसरा, अब देखिए दूसरे वाला क्या कहता है, दूसरा कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना बनेगा, 3 नेगेटिव बनेगा। अब ये कोबाल्ट 3 नेगेटिव दिखा रहा है, मेरे ख्याल से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पेपर में हल्का हल्का साइन भी दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, 3 पॉजिटिव, वरना ये भी 3 नेगेटिव दिखाता नहीं, जैसे आयरन 3 नेगेटिव नहीं दिखाता, है ना। थोड़ी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। ठीक है, मे भी आपके पास पेपर सही आया हो, मेरे पास थोड़ा सा धुंधला सा पेपर आया था, ठीक है, इस वजह से, और कुछ क्वेश्चंस में भी गड़बड़ थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या है, बट आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को ये पता है कि यहाँ 3 पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आएगा। 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 7d में 7 होते हैं, ना, तो 4s में 0 और 3d में 6 आने चाहिए। कोबाल्ट में 7 होते हैं, यहाँ 6 आ जाएंगे। अब देखो इसने जोड़ रखे हैं 6, 6 जोड़े हैं तो 3 ऑर्बिटल नीचे, है ना, और 2 ऑर्बिटल ऊपर, T2g एंड Eg, 2 ऑर्बिटल ऊपर हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने भरने हैं, और अमोनिया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो भाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरे जाएंगे, ऊपर होंगे 0, याद रखना, है ना। तो नीचे वाले की एनर्जी, अब देखो 3 वाले की एनर्जी हमेशा 0.4 होती है, और वो माइनस में, नीचे है तो माइनस में 0.4 होती है, ऊपर है तो प्लस में 0.4, माइनस इंटू 6, माइनस का 2.4, और इसकी एनर्जी कितनी आएगी, 0, है ना। तो ओवरऑल दोनों का टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी आ गई -2.4।
दो की एनर्जी निकल गई, तीसरे की एनर्जी निकालेंगे अब जरा हम। तो तीसरे की एनर्जी देखो, आयरन यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 3 पॉजिटिव आयरन दे रखा है, ठीक है, साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि 6 नेगेटिव हो गया फ्लोरीन से, 3 पॉजिटिव बन गया, तो 3 पॉजिटिव 4s में 0, 4s में 0, और 3d में 6 होते हैं आयरन के अंदर, है ना, तो 5 रह जाएंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन गायब करने, हो गया। अब 6 फ्लोरीन जोड़ रखे हैं, ऑक्टाहेड्रल है, फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है, तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाता, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ही बनाएंगे, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल का सिस्टम, है ना, T2G और EG वाला, और यहाँ पर पेयरिंग होने वाली नहीं है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसकी एनर्जी 0.6 मल्टीप्लाई में 2, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 6 दूना 12 बनेगा, 1.2 पॉजिटिव, और इसकी एनर्जी 0.4 आएगा, माइनस का पॉइंट 0.4 मल्टीप्लाई में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन 4 के 12, माइनस का 1.2, इतना आया टोटल, टोटल आ गया 0। ठीक है भैया, अब ये देखो, अब इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा ना गड़बड़ लगेगी, ठीक है, कैसे, इसने क्या बोला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्प्लिटिंग एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग एनर्जी करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो भी एक ही 0 है, फिर कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, 0 यानी कि तीसरा, फिर पहला और दूसरा, तीसरा पहला दूसरा, ठीक है, तीसरा पहला दूसरा, कोई ऑर्डर ही नहीं है। अब दूसरा करें कुछ, ठीक है, जैसे ये देखिए बी वाला, अब बी वाला ऑर्डर देखिए, सबसे पहले पहला नंबर लगा रखा है, पहला माइनस की एनर्जी को, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा लगाया, फिर 0 हो गया, पहले -0.8, फिर 0 हो गया, फिर -2.8, कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, तो नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा किसकी है ना, अगर माइनस में ज्यादा वाले को ज्यादा ले रहे हैं, तो 0 वाले यानी कि थर्ड आएगा सबसे पहले, थर्ड आएगा जिसकी सब स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम है, 0 को अगर हम मान ले तो, है ना, फिर उससे ज्यादा है फर्स्ट वाले की, तो माइनस में है स्प्लिटिंग एनर्जी, फिर उससे ज्यादा है थर्ड वाले की और सेकंड वाले की, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, तो ये ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, अगर हम क्या माने, मतलब 0 को सबसे कम मान ले और ये माइनस वाले को ज्यादा बढ़ते क्रम में लिखे तो, लेकिन अगर उल्टा करें, सही तरीके से सीक्वेंस लिखें, तो क्या होना चाहिए, ये तो वो है कि हम 0 को सबसे कम मान रहे हैं, फिर उसके बाद में मान रहे हैं 0.8 को माइनस वाला, फिर उसके बाद मान रहे हैं माइनस का 2.4 को, ठीक है, लेकिन अगर सही सीक्वेंस की बात करें, तो सबसे कम जो है वो सेकंड वाले की है ना, फिर उसके बाद में कम है फर्स्ट वाले की, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो है वो थर्ड वाले की। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, यहाँ सेकंड, थर्ड, फर्स्ट है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट है, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड चाहिए, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, हो सकता है ये माइनस ही हो और कुछ और गड़बड़ हो, ठीक है, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी लगा के आए, लेकिन बी ऑप्शन को इन्होंने सही दिखा रखा है भाई, सही दिखा रखा है बी को, आई एम नॉट गेटिंग ये सही कैसे है, चलो जैसे भी है, बट मुझे सही नहीं लगता है, तो आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, हो सकता है क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ हो, कुछ गड़बड़े होती हैं क्वेश्चंस में, है ना। 71 क्वेश्चन नंबर, द अमोनिया evolved from the treatment of 0.30 gram of the organic compound of estimation of nitrogen was passed 100 ml to 0.1 molarity sulfuric acid. Excess of acid is treated with the 20 ml of the 0.5 molarity of sodium hydroxide solution to complete the neutralization. The organic compound is, अब बड़ी ऊटपटांग सी चीज दे रखी है ना, तो लग रहा होगा ऐसा, ऐसा नहीं है, देखो क्या है, वो कह रहा है इतना ग्राम अपने पास क्या था, 0.30 ग्राम अपने पास क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डोंट वरी, ठीक है, इतना था, उसने उसको H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया, जिसमें अमोनिया निकला, और उस अमोनिया के साथ में H2SO4 ने रिएक्शन कर ली, 100 ml अमोनिया 0.1 मोलैरिटी का उसने रिएक्शन कर ली, कुछ बच गया, H2SO4 कुछ बच गया, इससे रिएक्शन करवाई H2SO4 की, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया ने इसे रिएक्शन कर ली, उसके बाद में कुछ जो बच गया उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाया, ठीक है, बैक टाइट्रेशन के जैसा है, तो हम पीछे से शुरू करेंगे, बैक टाइट्रेशन में यही होता है ना, पीछे से इसको जितना बच गया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जितना रिएक्शन की 20 ml ने रिएक्शन की, तो हम H2SO4 का अमाउंट निकाल लेंगे जो बच गया था रिएक्शन के बाद, जो बच गया था, कैसे, तो देखो भाई ये मोलैरिटी दे रखी है NaOH की,
NaOH, इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.5 मोल पर लीटर, है ना। तो देखो इसका मतलब है कि 1000 ml NaOH, 1000 ml सॉल्यूशन में NaOH कितना है, 0.5 मोल है। ठीक है, उसने 20 ml लिया था सिर्फ न्यूट्रलाइज करने की, तो 20 ml में कितना होगा, पहले 1 के लिए निकालेंगे, डिवाइड हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 1000 1 के लिए, और फिर 20 के लिए निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से। तो कितना आया, अब जरा क्या निकालना है हमें, NaOH का अमाउंट निकालना है। तो एक जीरो नीचे आएगा, 4 जीरो हो गया, 5 दूना 10, 2 जीरो कट गई, तो कितना आएगा, 0.01 मोल। इतना NaOH यूज हुआ, NaOH जो यूज हुआ H2SO4 के लिए। तो H2SO4 कितना बच गया था, तो पहले था कितना वो काउंट कर लें। देखो अब जरा, 100 ml अपने पास 0.1 मोलैरिटी का H2SO4 था। तो देखो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1000 ml H2SO4, उसके अंदर कितने मोल हैं H2SO4 के, वो पता लग जाएगा, दिया है 0.1, 0.1 मोल 1000 ml में। तो मुझे तो 100 ml मिला था सिर्फ, 100 ml में H2SO4 के मोल कितने आ गए, तो भाई 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो पॉइंट से नीचे आ गया, 4 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये कितना आ गया, तो मेरे पास H2SO4 0.01 मोल H2SO4 था, H2SO4 था, याद रखना इतना मोल H2SO4 मेरे पास था। और इतना मोल इतना ही मोल मेरे को क्या लगा, NaOH का लगा। H2SO4 यूज होने के बाद जब उसने अमोनिया से रिएक्शन कर ली ना, तो यूज होने के बाद इतना मोल NaOH लगा। NaOH जितना मोल लगता है H2SO4 उसका आधा होता है, पता है ना। H2SO4 दो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। नॉर्मेलिटी से भी निकाल सकते हो आप, ऐसे नॉर्मेलिटी निकाल, ठीक है। बट वो आपको अगर कॉम्प्लिकेट लगे नॉर्मेलिटी, क्योंकि वो एडवांस लेवल में आ जाता है, तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, है ना। तो हम सीधा बोलेंगे कि H2SO4 कितना लगता है, डबल लगता है, ठीक है। तो यानी आधा, सॉरी आधा, NaOH डबल लगेगा, यानी इतना मोल मेरा NaOH यूज हुआ। तो यहां अगर मैं लिखूं H2SO4, ठीक है, जो बच गया था वो कितना था, वाज रिमेन्ड, कितना बच गया था, तो जितना ये मोल है इसका आधा बचेगा, 0.01 डिवाइड बाय 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 2 जीरो हो रहे हैं, तो 0.005। सॉल्व करें, चलो सॉल्व ही करते हैं। 1/100 है और मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये कितना आएगा, 0.5 डिवाइड में 100 है ना, तो 1000 आ गया, ठीक है, उतना ही आएगा, ठीक है, तो आएगा 0.005। ठीक है, इतने मोल क्या था, H2SO4 वाज रिमेन, इतना रह गया था, ये इतना मोल रह गया था, ठीक है। तो एक मोल मतलब इसका एक मोल, तो NaOH के डबल मोल लगते हैं, तो NaOH के इतने मोल लगे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH डबल लगेगा, तो ये डबल ही है, देखो वो 0.005 है, वो 0.05 है ना, 5 दूना 10, और डबल हो जाएगा अपने आप ही, यहाँ आ जाएगा 100, और ये 1000 है ना, सही है, 1000 है, और ये 100 है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, 2 से तो डिवाइड किया, ये 10 गुना कैसे हो गया। देखते हैं, दोबारा से देखते हैं भाई, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, है ना। 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको करेंगे 1/100, और मल्टीप्लाई में 2 था, ठीक है, तो 1/200 आ जाएगा। तो 1/200 को करके देख लेते हैं ना, मुझे पॉइंटों में गड़बड़ लग रही है। 1/200 0.05 ही आएगा, बिल्कुल सही है, गड़बड़ कुछ नहीं है, शायद मेरे ही दिमाग में कुछ और घूम रहा है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा 0.005, ठीक है, तो 0.005 हमारे पास मोल आ गया H2SO4। H2SO4 के मोल अपने को पता लगे जितने रह गए थे, अब याद रखना H2SO4 के जितने मोल रह गए थे वो हमें पता लग गए, है ना, मतलब इसके आधे रह गए थे, जितने भी रहे थे, तो वो हमें अब पता लग गए कि H2SO4 के इतने मोल जो है वो सॉल्यूशन में रह गए थे। NaOH तो उसका डबल लगता है। अब बात करते हैं, तो यूज कितना हो गया था, यूज कितना हुआ था, अब बड़ी बात ये है ना। तो अब यूज इतना ही यूज हो गया था, आधा है ना, इसका आधा है, देखिए कैसे, क्योंकि हमारे पास था कितना, 0.01,
इतना टोटल था, ये टोटल है, टोटल H2SO4 इतना था, आधा ये H2SO4 का आधा ये बच गए, मतलब कि इतने ने रिएक्शन कर ली, ठीक है, इतना टोटल था, तो आधा आधा रह गया, तो आधे ने रिएक्शन कर ली, सीधी सी बात ये है। तो आधा H2SO4 अगर रिएक्शन कर रहा है, तो आधा H2SO4 मतलब इसका आधा रिएक्शन कर रहा है, तो एक्चुअल में तो डबल इतना ही रिएक्शन, इतना ही मोल अमोनिया बना होगा। कैसे? H2SO4 रिमेन्स, तो इतना हमारे पास बच गया था, जिसने बाद में NaO से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन कर दी, इतना बचा था। तो यूज कितना हुआ था? तो यूज्ड कितना होगा भाई? तो 0.01 में से माइनस करेंगे 0.005, तो आपके पास वही वैल्यू आएगी 0.005 मोल। इतना यूज हो गया, ठीक है, इतना यूज हुआ। तो अमोनिया अमोनिया रिएक्टेड, अमोनिया ने रिएक्ट कितना किया? जितना मोल ये था H2SO4, उसका डबल अमोनिया ने रिएक्ट करा होगा, क्योंकि H2SO4 दो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, तो ये एक मोल लगेगा, तो वो दो मोल, मतलब ये दो मोल लगेगा अमोनिया, तो ये एक मोल H2SO4 लगेगा, तो ये आधा लग रहा है, ये जितना भी लग रहा है इसका डबल अमोनिया होगा, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 0.005, इतने मोल अमोनिया मेरा रिएक्ट कर गया। तो 5 दूना 10 वही आ गया, यानी कि अमोनिया मेरे पास इतने मोल था, ये अमोनिया की मोल आ गई है ना, 0.01 मोल। अब मेरे पास अमोनिया के मोल आ गए, यानी शुरू वाला पंगा आ गया कि अमोनिया ने 0.30 ग्राम मेरे पास टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसमें अमोनिया इतना था, इतना अमोनिया था। अब मैं इतने अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन काउंट कर लूं, कितना नाइट्रोजन था, फिर मुझे पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड है। तो देखिए नाइट्रोजन कितना था, तो नाइट्रोजन देखो 17 होता है NH3, मोलर मास इसका 17 ग्राम है ना पर मोल अमोनिया का, लेकिन उसमें 14 ग्राम तो ऑक्सीजन ही होती है। तो देखो 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन जो होती है वो कितनी होती है? 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है। और आपके पास है कितना, जिसने रिएक्शन की थी, है ना, वो है 0.01 मोल अमोनिया था, जिसने H2SO4 के साथ रिएक्शन कर ली थी, तो इसमें नाइट्रोजन कितनी होगी? 14 मल्टीप्लाई में 0.01, बोल आ गया 14 वन या 14 होता है 0.14 ग्राम, यानी इतना नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन के ग्राम आपको पता लग गए, तो देखो भाई नाइट्रोजन आपको पता लगा 0.14 ग्राम, नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन के एटम्स है ना। टोटल कितना था? टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था? 0.30 ग्राम। तो देखिए जरा नाइट्रोजन की परसेंटेज, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी आ गई, कितनी आएगी? 0.14 डिवाइडेड बाय 0.30 मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेट करेंगे, 10 10 दो जीरो दो जीरो कट गया, इधर से 10 कट गया, 140 बटा 3 आएगा, 3 चौके 12, 2 जीरो, 3 छीक 18, 3 छीक 18%। आपने क्या किया, अब जरा दोबारा से सुनिए, आपका इतने ग्राम टोटल था, उसमें से अमोनिया निकला जिससे H2SO4 ने रिएक्शन करी, तो और बचे हुए H2SO4 ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की। तो मैंने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जितना रिएक्शन किया H2SO4, उसमें H2SO4 का अमाउंट निकाल लिया, फिर उसके बाद में टोटल अमाउंट निकाल लिया। अभी टोटल कितना था, टोटल में से उसको माइनस कर दिया तो उतना ही आया, मतलब 50% नहीं किया था, तो बार दोनों वैल्यू बराबर आ रही है ना। तो इतना मेरा यूज हो गया था, इतना यूज हुआ, तो अमोनिया इसका डबल अमाउंट होगा, क्योंकि ये इसकी वैलेंसी 2 होती है ना, एन फैक्टर 2 है, या एन फैक्टर वैलेंसी के लिए, फिर 2 H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, तो ये डबल यूज, ये अमोनिया डबल होगा, तो डबल अमोनिया का अमाउंट मैंने निकाल लिया। तो अमोनिया के मोल निकलने के बाद हमने क्या किया, 1 मोल अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है, 0.01 में कितने ग्राम है, तो नाइट्रोजन के ग्राम आ गए, टोटल ग्राम मुझे पता था ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने परसेंटेज निकाल लिया। अब देखो आपके क्वेश्चन में जो भी दे रखे हैं, थायोयूरिया दे रखा है, थायोयूरिया के अंदर फिर एसिटामाइड में, बेंजामाइड में और यूरिया में। अब यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं ना। यूरिया का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O NH2 इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तब इसका मतलब क्या है, अब मैं बाकियों को क्यों नहीं निकाल रहा वो भी बताता हूँ। तो इसका मतलब है मेरे पास इसमें नाइट्रोजन कितनी है, 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल रहा हूँ, डिवाइड बाय टोटल 60 ग्राम, अगर 1 मोल हो तो, है ना, मल्टीप्लाई में 100, कितना आएगा, ध्यान दो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, ये 14, वही आ गया 140 बाय
140 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 46.6%। यूरिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नाइट्रोजन 46.6% है यूरिया में। अब आप सोचिए, और हमारा जो परसेंटेज आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर भी सेम परसेंटेज आ रही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होना चाहिए, यूरिया ही होना चाहिए। अगर सल्फर को लेते हो इसका मोलर मास बढ़ जाएगा, एसिटामाइड में मोलर मास देख लेना कितना होगा, और बेंजामाइड में भी मोलर मास अलग अलग होगा, सबका मोलर मास अलग अलग होगा। सबके साथ में आपको इस तरह से, यानी जितने नाइट्रोजन है उसके ग्राम डिवाइड बाय टोटल, वो जो मोलिक्यूल है उसके ग्राम मोलर मास, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 100, ये टोटल मास, और गिवन मास नाइट्रोजन का टोटल मोलर मास, इनका कंपाउंड का मल्टीप्लाई में 100, उसकी परसेंटेज होती है। वो परसेंटेज एग्जैक्ट बराबर आ रही है सिर्फ यूरिया के साथ, तो यूरिया इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा कह सकते हैं कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, और कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल को टच करता था, है ना। नो वरी अबाउट दिस, बट अच्छा क्वेश्चन था, करने में मजा आएगा बस आपको, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोपेंटेन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे देखो ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ फिर से ये आ गया, तो देखो फिर भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। साइक्लोपेंटेन है आपके पास में, साइक्लोपेंटेन बनाओ सबसे, ये लो साइक्लोपेंटेन है, बन गई। इसकी रिएक्शन करवा दी ब्रोमीन से, Br2H लाइट की प्रेजेंस में, सीधी सी बात है, दो ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, है ना। ये हमने करी थी ऑर्गेनिक रिएक्शन एल्काइल हैलाइड बनाते टाइम, है ना। एल्केन में हेलोजन जोड़ दिया, दो ब्रोमीन जुड़ गए, ए बन गया अपना प्रोडक्ट, ए तैयार है। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं इसकी। अब इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करवाते हैं। अल्कोहलिक KOH ये क्या करेगा, एल्कीन बना देगा, दोनों ब्रोमीन उड़ा देगा यहाँ से, है ना। अगर वाटर वाला KOH होता तो ब्रोमीन को हटा के OH जोड़ देता, याद रखना। ये लो, ये प्रोडक्ट बन गया अपना बी। अब वो क्या कर रहा है, NBS डाल रहा है। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या करता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन को जोड़ देगा। वो ब्रोमीन ही जोड़ता है, डबल बॉन्ड वाला ये वाला कार्बन थे दोनों, इनसे नेक्स्ट कार्बन, एनीवन एल्स किसी को भी आप नेक्स्ट लेकर उससे आप इसको उड़ा सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के साथ में थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं, ये लीजिए डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ गया, तो ये आपका बन गया सी, ठीक है। अब सी बनने के बाद, थोड़ा सा अब सी बनने के बाद में इन्होंने क्या कहा है, एक ही रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवा दी। ए तो हमारा ये था, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करता है ये, फिर से एल्कोहलिक एक्वस KOH से, एक्वस KOH क्या करता है, ब्रोमीन को उड़ाकर OH लगा देता है। तो मैं अगर इसी को, इसकी रिएक्शन देखते हैं फिर से करके, है ना। तो यानी मेरे पास अब मैंने फिर से ए ले लिया, Br Br, है ना, ये ए है, ये हमारा ए है। ए रिएक्शन करता है किससे, एक्वस KOH से। तो एक्वस KOH के अंदर क्या होता है भाई, है ना, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो वो डबल बॉन्ड से क्या करता है, अल्कोहलिक KOH तो डबल बॉन्ड बना देता है, लेकिन एक्वस KOH क्या करता है, ब्रोमीन को उड़ा के OH जोड़ देगा। तो यहाँ पर आपका OH जुड़ेगा, उससे डी बन रहा है, तो डी हमने ये बना दिया, OH जोड़ दिया। OH जोड़ने के बाद सोडियम से रिएक्शन करवा दिया। सोडियम से अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्या करता है भाई, प्लस सोडियम। तो सोडियम क्या करता है देखिए जरा, सोडियम सिर्फ OH की जगह पर H को उड़ा के O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यहाँ पर भी O नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये बनाएगा। चलो मैं इसको थोड़ा सही बनाता हूँ ताकि आपको ये सही समझ आए, है ना। पेंटागन, यहाँ हमने बनाया पेंटागन, फिर ONa लग गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पर भी ONa लग गया। इसके बाद देखो ये बन गया ई, डी से, ये हमारा डी था, ये बन गया ई, ठीक है, यही बना ना, सोडियम से रिएक्शन करके डी ई बन गया, ठीक है। अब कहता है ई और सी को मिलाओ, ई के अंदर जोड़ दिया उसने सी को, ये देखो बाद में एंड सी प्लस ई जो है वो एफ बना रहा है, तो ई के अंदर सी को जोड़ दिया। सी क्या था, एनबीएस से रिएक्शन करने के बाद ये रहा ब्रोमीन वाला। अब इसकी रिएक्शन हमने करवानी है, ध्यान देना, डबल बॉन्ड यहां पर जुड़ा हुआ ब्रोमीन,
तो देखो Na डायरेक्टली ऑक्सीजन नेगेटिव जो है डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा, सीधा सीधा ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये होना क्या चाहिए, अब देखिए जरा इसी के अंदर, हाँ अगर हम, ठीक है, कैसे भी पेंटागन तो कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको मैंने जोड़ दिया हमारे इस चेन से, ये वाला डबल बॉन्ड एक कार्बन छोड़कर था, यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ से उड़ गया, ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा रह गया, और इधर क्या था, इसी के साथ में ONA भी था, ONA नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो जरा, इनमें से तो कोई प्रोडक्ट आपको नजर ही नहीं आएगा कि ONA यानी एक और ऑक्सीजन लगा हो, ये नजर ही नहीं आ रहा है। इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा हाइड्रोलाइज करके। क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोलाइज या कुछ ऐसा उन्होंने दिखा रखा है? कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ ये बोला है कि इसकी रिएक्शन करवा दो इससे, इसकी रिएक्शन इससे होती है तो ये वाला पार्ट इससे रिएक्शन नहीं करेगा, या फिर ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड पर, इस तरफ वाले डबल बॉन्ड पर ये डबल बॉन्ड घूम जाए और ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक कर दे, ये नेगेटिव बन जाए और इसको इसको H चाहिए। H कहाँ से आएगा, दोनों का H गड़बड़ हो जाएगा। इसकी बजाय अब जरा आप अब मेरे वाला तरीका देखना कि यहाँ इन्होंने ए की जगह पर, ये जो ए है इसकी जगह मुझे लगता है सी के बाद में ABC, फिर सी को लिया, यहाँ फिर से सी है, अगर ये सी है, सी की रिएक्शन करवा दी। अब देखो सी की, AB और सी ये रहा, सी की रिएक्शन करवाई है अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH ब्रोमीन की जगह पर मैं यहाँ सी से, ये देखो जरा, तो हम दूसरी चेन बनाएंगे, सी से हम डी बनाएंगे, यानी अगर मैं इसको सी मानता हूँ तब देखिए इससे डी बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड और इसके ऊपर लग जाएगा OH, ये बन गया डी, है ना, क्योंकि इसने एक्वस KOH से रिएक्शन की है, एक्वस KOH इस सिलेक्शन करवाइए, सिंपल हो गया। इसके बाद में सोडियम सिलेक्शन करवाएंगे, प्लस में अगर इसके सोडियम लगाते हैं तो बहुत इजी स्टेप बनेगा। अब देखो जरा, ये बहुत इजी स्टेप बना, यहाँ पर ONA लग गया, साफ बनाते हैं इसको, है ना। अब देखिए जरा, ये बन गया ONA, सोडियम और कुछ नहीं करता, E बन गया, ये हमारा बन गया E की रिएक्शन फिर से करवाइए सी से, तो सी क्या था, सी है डबल बॉन्ड वाला ब्रोमीन। अब यानी इसके अंदर अगर मैं डबल बॉन्ड वाला ब्रोमीन जोड़ता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये Br है, तो नेगेटिव सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रहने वाले हैं, इनमें कुछ नहीं आनी जानी है, तो सीधा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखना ये प्रोडक्ट में डिफरेंस है थोड़ा सा, जो आपको लगेगा कि गड़बड़ क्या है, ये ऐसे आएगा और फिर नेक्स्ट वाला यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन से फिर हमारा नेक्स्ट डबल बॉन्ड वाला कार्बन और इधर भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन, दोनों तरफ, और ये ऑप्शन है डी में, इसलिए डी विल बी द राइट ऑप्शन। इन्होंने दे रखा बी ऑप्शन, कैसे दिया है, ये शायद ए को गड़बड़ किया तो ए से भी वो ऑप्शन आता नहीं है, अगर बी ऑप्शन कर रहे हैं तो इसमें वाटर रिप्लेस करना पड़ेगा, वाटर का ट्रीटमेंट करवाएंगे, वाटर यहाँ से चला जाएगा, H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा, तब ऐसा हो सकता है कि वो बी ऑप्शन हो जाए, ये बी ऑप्शन हो सकता है नीचे वाली चेन। तो चॉइस इज योर्स, जो भी आप देखना चाहें, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, बी भी हो सकता है अगर वाटर के साथ ट्रीट करवाएं तो, यहाँ पर बाद में वाटर के साथ ट्रीट करवाएं तो FB भी हो सकता है, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो एक दो क्वेश्चंस में, दो तीन क्वेश्चंस में यहाँ गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर of two liquids boil at the lower temperature than either of them when it is saturated does not deviate from Raoult law। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73, इट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, जब वो पॉजिटिव डेविएट दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है उसका लोअरिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है। क्यों लो होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो वो कम हो जाती है, इससे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इससे बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। ठीक है, ये बोला, जस्ट याद करने वाली बात है, राउट लॉ के डिफरेंसेस में भी डिफरेंसेस है ना, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, उन डिफरेंसेस के अंदर भी ये आता है। ठीक है, तो सीधा डिफरेंसेस याद कर दिए, लर्निंग थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट वाला देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अप टू, ये देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। प्लेटिनम है, हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर पर, ठीक है, इससे कोई लेना देना है नहीं। HCl डाला 0.1 मोलैरिटी का, और फिर 0.1 मोलैरिटी का CH3COOH डाल दिया, वही हाइड्रोजन और प्लेटिनम डाला, ये प्लेटिनम हाइड्रोजन तो ऑब्वियस है H+ डोनेट करवाने के लिए है।
अभी बोल रहा था ईएमएफ ऑफ द सेल विल नॉट जीरो बिकॉज ये इसका ईएमएफ जीरो नहीं है, देखो कंसंट्रेशन सेल है ये, बट कंसंट्रेशन तो दोनों की बराबर है। फिर कंसंट्रेशन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की डाली, कंसंट्रेशन HCl की डाली, HCl तो पूरा डिसोशिएट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा डिसोशिएट नहीं होता, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बदल जाएगी, है ना ट्रिकी। कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, लेकिन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दोनों की बदल जाएगी। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बदल रही है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन सेल वर्क करेगा ना, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है, ठीक है। तो भाई यहां पर इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, द पीएच ऑफ द H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नॉट सेम, ये सेम नहीं है इसलिए ये वर्क करता है, ठीक है। टू कंपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ईएम ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द मटेरियल्स एसिड, ये भी सही नहीं है। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बकवास है। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर दो चीजें बनती हैं, एक तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा ये CH3 और T, जब आप इसको ये यहाँ से H लेके जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H फिर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, तो ये होता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनता है इसमें। दूसरा बनता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, O नेगेटिव जो वो पीछे से अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म पीछे से अटैक करेगा, Cl यहाँ से चला जाएगा, तो क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सी तो बिल्कुल सही है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब देखो जरा, CH3 यहाँ पर है C और H था, तो H को क्लोरीन यहाँ से चला गया, H हम यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ जुड़ गया O, C2H5 पीछे जुड़ा, और C2H5 ये जुड़ गया। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोला था उसने, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ये बन गया सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट होगा, ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, बिल्कुल। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो चुकी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है, यस है, ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एंड थर्ड, डी इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। समझ गए, बिल्कुल सिंपल था। ये उससे भी आसान क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन नंबर। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। डिक्रीजिंग रिएक्टिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। फर्स्ट एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर दूसरा एल्डिहाइड है, फिर कीटोन होते हैं, फिर अदर देन फर्स्ट कीटोन के अलावा, तो पहला ऑप्शन ही राइट है, बिल्कुल सही है, पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, सिंपल। फर्स्ट एल्डिहाइड, फिर अदर देन फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकंड एल्डिहाइड, फिर फर्स्ट कीटोन, फिर अदर देन फर्स्ट कीटोन, कीटोन सबसे लास्ट में जाते हैं, बस सीधा। ये क्वेश्चन अभी मजेदार, थोड़ा सा ध्यान से करने वाला। क्या बोल रहा था, मिक्सचर ऑफ NaHCO3 और Na2CO3 वॉल्यूम HCl रिक्वायर्ड इज XMl विद फिनोफेथलीन। फिनोफेथलीन से रिएक्शन कराते तो XMl चाहिए और YMl चाहिए मिथाइल ऑरेंज के साथ में, सेम टाइट्रेशन में। हेंस टोटल वॉल्यूम कंप्लीट Na2CO3 के लिए कंप्लीट टोटल कितना हमें चाहिए, HCl कितना चाहिए Na2CO3 के लिए, है ना। Na2CO3 है आपके पास में और HCl आपको कितना चाहिए ये पूछा। तो देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए, Na2CO3 से 50% रिएक्शन अप टू NaHCO3, अगर फिनोफेथलीन होता है तो 50% रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो रिएक्शन ये होती है 50%, NaHCO3 बन जाता है प्लस NaCl अलग हो जाता है 50%। बट अगर यही मिथाइल ऑरेंज होता है और सेम Na2CO3 होता है तो 100% रिएक्शन होती है, तो 2 HCl डबल लगता है HCl और Na2Cl वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। यानी मिथाइल ऑरेंज से तो 100% रिएक्शन करता है, लेकिन HCl से 50% ही रिएक्शन करता है जब फिनोफेथलीन होता है। तो उसने बोला HCl था, ठीक है, दोनों का मिक्सचर दे रखा है, अब जरा ध्यान देना, दोनों का मिक्सचर दे रखा है NaHCO3 प्लस Na2CO3, दोनों का मिक्सचर है आपके पास। इसके अंदर इसने फिनोफेथलीन डाला, HPH है ना, फिनोफेथलीन डाल दिया, तो इसने क्या किया, इसको 50% रिएक्शन कर ली HCl ने, ठीक है। HCl 50% यूज हो गया, तो HCl कितना यूज हुआ, XML HCl यूज हो गया जब फिनोफेथलीन था। और उसके बाद में वो कह रहा है, अगर, अब देखो उसके बाद उसने क्या क्या कहा, YML मिथाइल ऑरेंज, सेम टाइट्रेशन में, एंड YML मिथाइल ऑरेंज अगर आप इसी में, अब हम दूसरा लेंगे, सेम टाइट्रेशन से मत समझना, मतलब यही चीज है सेम टू सेम। तो यहाँ पर NaHCO3 है प्लस Na2CO3 है, और इसके अंदर इसने मिथाइल ऑरेंज डाला। मिथाइल ऑरेंज के लिए जनरली हम MeOH लगा देते हैं, ये इसका फॉर्मूला नहीं है, मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला नहीं है, याद रख लेना।
ये सिंबल है, ठीक है। तो ये डाल दिया। अब ये क्या कह रहा है, ये हमने YML डाल दिया। अब YML डाला है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसकी रिएक्शन भी कर रहा है और इसकी रिएक्शन भी कर रहा है। याद रखना, इसकी रिएक्शन भी कर रहा है, ये तो कंप्लीट रिएक्शन कर है ना। तो दोनों से रिएक्शन करता है, तो इसको तो पूरा हाइड्रोलाइज करेगा और इसको भी करेगा, दोनों से। तो ये YML डाल दिया। और जब फिनोफेथलीन से रिएक्शन करवाई थी तो सिर्फ XML डालना पड़ा, क्योंकि इसने सिर्फ इससे रिएक्शन करी थी। तो मतलब YML किसके इक्वल है, जरा सोचो। YML इक्वल है XML का डबल, क्योंकि ये इससे तो रिएक्शन कर ही रहा है, इससे तो रिएक्शन कर ही रहा है। प्लस प्लस NaHCO3 का भी मान लो कि इसके अंदर इसने कुछ मतलब ZML हो, है ना, ZML लगा लो, ZML। तो YML इन दोनों का डबल है। ये बात समझ में आ रहा है, YML इन दोनों का, जो XML हमने डाला था उसका डबल है, प्लस ZML है। तो XML की अगर वैल्यू यहां से निकालें तो कैसे निकलेगी, यानी कि अब उसने क्या कहा, सॉरी पहले ये देखते हैं कि उसने क्या कहा। वो कह रहा है hence volume of HCl for complete reaction of Na2CO3 is, Na2CO3 से अगर HCl की complete reaction करवाना चाहो, ये आधी रिएक्शन करता है HCl जब फिनोफेथलीन होता है, जब इसकी कंप्लीट रिएक्शन करवाना चाहो तो x का डबल लगेगा। ये तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, वो 2x लगेगा। ठीक है, बस मैं ये वाली सी चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आपको ये कई बार क्वेश्चन उल्टा भी दिया होता है कि NaHCO3 के लिए HCl कितना लगेगा, NaHCO3 के लिए, है ना। तो हमें क्या पता है कि यहाँ से XML का हाफ यहाँ पर लगेगा, x का हाफ इसने यहाँ से उड़ा दिया था और फिर कुछ इसके लिए लगा था, तो y की वैल्यू वैसे निकालने के लिए कि यहाँ अगर NaHCO3 होता तो आपको इसकी जरूरत पड़ती। ठीक है, दैट्स इट, वरना इसका डबल लगेगा, बात ही खत्म। क्लियर है भाई। थोड़े से थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है तो थोड़े से आपको लगेगा कि थोड़ा हो सकता है मुश्किल सा भी लगे, है ना, बट डोंट वरी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सही होते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, CaCO2, CaC2 जो है जब वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड है भाई, वाटर के साथ ट्रीट करके C ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन गैस बनाता है, जो वेल्डिंग में काम आती है, हमने कर रखी है। फिर Hg H2SO4 और Hg से रिएक्शन करवाते हैं, Hg2 पॉजिटिव एल्डिहाइड बनता है इसका, CH3CHO एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, CH3COOH बनेगा, ऑक्सीडेशन करवा दिया। ऑक्सीडेशन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रखी है, तो कैल्शियम क्या करेगा, सी ये एसिड है, ये बेस है, दोनों रिएक्शन करेंगे, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, तो CH3COO नेगेटिव CH3COO नेगेटिव Ca2 पॉजिटिव, ये इनके साथ में बॉन्ड बनाएंगे, है ना। 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे इसके, याद रखना। ठीक है, इसकी रिएक्शन इससे करवा दी, ऑक्सीडेशन हो गया। डी, गरम कर दो। गरम करने पर क्या होता है, अभी आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, व्हेन वी हीट इट, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, इन दोनों से क्या बनेगा, 2 कार्बन है ना, कीटोन बनता है, एसीटोन, फर्स्ट कीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 और ऐसे से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 मोल से 2 मॉलिक्यूल, दैट्स इट। ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन करवा के फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेसन में तो नीचे वाले लेसन कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वाली रिएक्शन मिलेगी, और एल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं, उसके अंदर H2SO4 और Hg2 पॉजिटिव वाली रिएक्शन मिलेगी, और एल्काइन कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में इसमें कैल्शियम कार्बाइड वाली रिएक्शन मिलेगी जो 11th क्लास में थी। तो ये वाली रिएक्शन 11th क्लास से, ये वाली रिएक्शन है यहाँ से यहाँ, ये वाली रिएक्शन है 12th क्लास की एल्डिहाइड वाले लेसन में। फिर कार्बोक्सिलिक, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, वो ये वाली रिएक्शन आ जाएगी, ऑक्सीडेशन करवा रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से कैल्शियम साल्ट, तो बिल्कुल बकवासी रिएक्शन, और इसके बाद ये बनता है, ये भी आपको कीटोन वाली रिएक्शन में ये रिएक्शन मिल जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान है अगला क्वेश्चन। H पॉजिटिव आयन है और हीट करना है, H पॉजिटिव आयन सबसे पहले इस ऑक्सीजन का लोन पेयर लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा पेंटागनल रिंग। यहाँ पर कहाँ से लें, चलो यहीं से ले लेते हैं ना, ये लीजिए CH2 और ये बन गया O
H लगा हुआ था, यहाँ H लग गया, जिससे ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये अपना बोन पेयर यहाँ से छीन लेगी, जिससे क्या बनेगा, अब देखिए जरा, कार्बोकेटाइन बनेगा, बट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना आपको बस यही ध्यान रखना है, ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। दिस इज नॉट स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अगर स्टेबल बनाना है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ अटक जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ध्यान देना क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे के ऐसे बना रहा हूं मैं, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे था, ये यहाँ पर ये CH2 था, तो हुआ क्या, यहाँ से जो बॉन्ड था वो इसके साथ लग गया, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, और ये हेक्सागोनल रिंग बन गई। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये अब ये 3 डिग्री कौन सा, ये वाला है, ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, और ये रिंग बन गई। अब इस स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ ही ये कार्बोकेटाइन है, यहां से H ले लो, बात खत्म, ये H यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड देगा, ठीक है। हेक्सागोनल रिंग है, मैं सारे कार्बन को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, देखिए 4 5 6 सारे कार्बन को डार्क कर दिया, और ये लास्ट वाला ये तो CH3 है भाई, ठीक है। तो देखो होगा क्या, अब हम यहाँ पर हेक्सागोनल रिंग बना देंगे, 6 मेंबर की रिंग बन गई, साथ में एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक CH3 यहाँ आएगा। अब ये वाला इसके सिमिलर है, समझ गए बेटा, सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला ही पैटर्न था, सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होता है वही रिंग बनाएगा, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये बनाएगा। और ये आपने कहाँ सीखा होगा, ये आपने सीख रखा है हाइड्रो उसमें क्या बोलते हैं, GOC के अंदर, है ना, GOC में कार्बोकेटाइंस और उसकी स्टेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार सा है। सबसे छोटा फॉर्मूला तो इसने दे रखा है 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला। देखो एस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 4 वाला नहीं हो सकता, ये नहीं, ये तो एस्टर ही नहीं है, ये वाला तो एस्टर ही नहीं है, ये एस्टर है, ये एस्टर है, 4 वाला हो नहीं सकता, तो 6 वाला हो सकता है या 5 वाला, कैसे बता देता हूँ, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, ये तो एस्टर में पक्का मिलेगा, इस तरफ कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, इस तरफ H हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कार्बन की चेन हो सकती है, लेकिन H हो सकता है, तो हम यहाँ H ही लगाएंगे। अब देखो मुझे कायरल कार्बन बनाना है, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, ऊपर सारे ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, मान लो मैं ऊपर लगा देता हूँ CH3, नीचे कितने कार्बन, 1 2 3 5 लगाने हैं, तो यहाँ पर अगर मैं CH3 लगाता हूँ और यहाँ H लगाता हूँ तो 4 कार्बन की चेन बनेगी, ठीक है, 2 3 4 4 कार्बन टोटल बनेंगे, जो कि 4 कार्बन में ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं हो सकता, ये कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको CH2 और CH3 कर दूं, तो कितने हो गए, ये 4 कार्बन ये रहे, 5वां ये रहा, बन गया 5 कार्बन की टोटल एस्टर बना, 5 कार्बन वाला, जिसमें इस कार्बन के सारे ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ध्यान देना, चारों ग्रुप कार्बन के अलग अलग हैं, इसलिए ये वाली चेन ज्यादा स्टेबल, सॉरी सॉरी, ये वाला कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, दैट्स इट। इसीलिए इसका ऑप्शन है डी, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये पेन ठीक दिखता है ना, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन से ही। तो देखो भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहा हूँ, ABC है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इक्वल, इक्वल है, क्या बात है, इक्वल है। तो जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ देखो, जीरो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है, T हाफ, है ना, तो T 1/2 इसके इक्वल होता है जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ, A0/2K, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ है, जीरो ऑर्डर का इसलिए इसके नीचे जीरो लगा देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि केस दोनों का अलग होगा ना, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑर्डर का हाफ टाइम निकाल लो, इसका हाफ टाइम कितना निकलेगा, T हाफ, तो T हाफ ही रहेगा, उसने बोला दोनों इक्वल है तो हम दोनों को इक्वल करेंगे, क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय K होता है, बात खत्म। वो उस पर तो वन नहीं करता, क्या बोलते हैं
डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन पर, तो ये K1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर, इन दोनों का K अलग है ना, इसलिए मैंने जीरो और फर्स्ट लगाया, दोनों इक्वल है, हम इक्वल लिख सकते हैं। ए नोट डिवाइडेड बाय, ए नोट जीरो ऑर्डर का है ना, डिवाइड बाय 2K नोट इक्वल होना चाहिए 0.693 डिवाइडेड बाय K1, ये दोनों इक्वल आ गए। इससे को फायदा हुआ, इफ द कंप्लीशन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 13.86 मिनट। अब जीरो ऑर्डर का कंप्लीशन टाइम देखो, जीरो ऑर्डर का कंप्लीशन टाइम, जीरो ऑर्डर, ये हेल्प करेगा अब हमें। जीरो ऑर्डर का कंप्लीशन टाइम कितना होता है भाई, T100 इक्वल होता है कितना, ए नोट बाय के नोट, के जीरो, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 13.86 मिनट है, ए नोट बाय के नोट। यहां से अब हम ए नोट बाय के नोट की वैल्यू 13.86 भर सकते हैं और हमारा क्या आ जाएगा, बस बात खत्म है। तो ए नोट बाय, तो ये आ जाएगा 13.86 ए नोट बाय के की वैल्यू, ये वैल्यू है ना। तो ये डिवाइड में टू था, डिवाइड में टू लगा रहेगा, यहाँ आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय K1। अब यहाँ पे भाई K1 निकालना, अब आपके लिए K1 निकालना आई थिंक सो आसान है। तो K1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, अब जरा ये बताइए, यहाँ पर K1 कितना आने वाला है, कैलकुलेट करना बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये हो गया यहाँ से, और तो कुछ भी नहीं है। तो K1 विल बी, इट विल कितना आएगा, K1 केवल विल बी, ये आ जाएगा 6। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज 6। क्लियर है बेटा, तो यहाँ तक, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 क्या कहता है, करंट। अब करंट एम्पियर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है अभी। ठीक है, देखो आपको क्या दे रहेगा, टाइम दे रहेगा 0.25 सेकंड का। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, वेट जो होता है W इक्वल होता है ZIT, ZIT। ठीक है, अब W बाय जेड, आपको ये वैल्यूज दे रखी है, W बाय जेड इक्वल होता है IT। आई आपको निकालना है, टी की वैल्यू दे रखी है 0.25 सेकंड, ये मैंने भर दी, है ना। तो W बाय जेड की वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए, W बाय जेड। तो देखो W जो है ना वो इक्वल टू 1 है, जेड भी 1, कैसे, इलेक्ट्रो, जेड क्या होता है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इसी को जेड कहते हैं, और वो इक्वल होता है 1 ग्राम पर कूलम, 1 ग्राम पर कूलम, ये है इलेक्ट्रोवैलेंट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आपके पास में यानी कि 1 ग्राम मास है। ठीक है, ये आपको पहले से पता है, जेड की वैल्यू पता है, 1/1 आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, वन, मास 1 ग्राम हो तो जेड 1 होता है, ऑब्वियस है, 1 बाय पर कूलम, तो इक्वल आ गया आई इंटू 0.25। तो सीधा सीधा आई इक्वल क्या आएगा, 1/0.25। ठीक है, सो ऊपर चला जाएगा, इक्वल आ गया 4 एम्पियर, दैट्स इट, राइट आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन अलाउड टू मूव फ्रीली इन क्लोज्ड क्यूबिक शेल बॉक्स, जिसकी साइज दे रखी है, कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, और देखो सीधी सी बात है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा एक्स चेंज इन क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन, मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई डेल्टा वी इक्वल होता है h बाय 4 पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन पोजीशन पहले पता होना चाहिए, हमें क्या निकालना है, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी निकालने, तो डेल्टा वी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए डेल्टा वी क्या होने वाला है, डेल्टा वी इक्वल कितना आएगा, h बाय 4 पाई। ठीक है, और 4 पाई, नीचे m आएगा और नीचे डेल्टा x आएगा। ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ गई बस। तो अब देखो डेल्टा वी इक्वल कितना आएगा, h/4 पाई की वैल्यू इसने दे रखी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, और h/4 पाई की वैल्यू दी है कितना, पॉइंट एच, पहले h की वैल्यू भर लेते हैं, h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ,
h/4 पाई, सॉरी h/4 पाई की पूरी वैल्यू दे रही है, ठीक है, h की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 5.0 10⁻⁻34, ये तो आ गया h/4 पाई, मल्टीप्लाई में m, मास दे रखा उसने 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आपको भरना है, x, डेल्टा x। अब ये है वैल्यू, साइड ऑफ द बॉक्स दे रखी है, तो अगर कोई क्यूबिक बॉक्स है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी सीधा फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो रहा है। अगर कोई क्यूबिक बॉक्स है आपके पास, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो सकता है, मतलब अगर मान लो आपने यहाँ पर पोजीशन मेजर कर ली इस कॉर्नर पर, और इस कॉर्नर पर असलियत में इतना बड़ा गैप हो सकता है, मैक्सिमम गैप तो इतना बड़ा हो सकता है ना, जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है क्यूब का, वो गैप हो सकता है मैक्सिमम। तो ये सबसे बड़ा डायगोनल क्यूब का क्या होता है भाई, √3a के इक्वल होता है ये वाला डायगोनल, ये आपने कर रखा है √3a। जो छोटा डायगोनल होता है ना, फेस का डायगोनल, ये वाला अगर मैं डायगोनल बोलूँ, ये √2a होता है, लेकिन सबसे बड़ा डायगोनल जो क्यूब के अंदर होता है वो √3a होता है। तो मैं यहाँ पर करूंगा √3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 5√3 है। That's it. ये सारी कैलकुलेशन कर लो, खत्म है, डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी। और वो डेल्टा v की वैल्यू, अब देखो उसने क्या कहा है, सिर्फ इतना नहीं कि डेल्टा v की वैल्यू क्या आएगी, अब वो पता है क्या बोलता है, वो बोल रहा है डेल्टा v की वैल्यू a इंटू समथिंग समथिंग आएगा, तो a इंटू यानी कि 4 इंटू 10⁻, ये वैल्यू आती है -4, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻4 ही आती है, ठीक है। 10 आ गया, नीचे ऊपर चला जाएगा, -4 आ गया, ठीक है। 4 इंटू 10⁻⁴ ही आती है, तो इक्वल आ जाएगा, यानी कि अब आपका डेल्टा वी, इसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, a प्लस बी है ना, और a और b, तो डेल्टा वी इसने बोला है a मल्टीप्लाई में 10⁻⁻b, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी विल बी 8, -8 नहीं आएगा क्योंकि b सिर्फ b बोला है, माइनस b नहीं बोला है, ठीक है, ये याद रखना, a प्लस बी की वैल्यू 8 आएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, हाउ मेनी आर एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन सा होता है, तो देखो जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो बेंजीन हमें पता है एरोमेटिक होती है, 6 इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर सकते हैं, तो ये एरोमेटिक होती है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल लगता है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ बेंजीन के लिए निकाल के दिखा देते हैं, बाद में आपको फिर इजी हो जाएगा, है ना। देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई 4n+2 इक्वल होना चाहिए 6 के, पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है वो, तो यहाँ पर 4n की वैल्यू आ जाएगी, 4n की वैल्यू आएगी 1, अगर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, अगर n ऐसा कुछ आता है तो वो एरोमेटिक होता है। प्लेनर होना चाहिए, है ना, जो मॉलिक्यूल है प्लेनर होना चाहिए, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो सब तो होता ही है, प्लस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो ये लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ये रे, 2 ये रे, प्लेनर होता है ये, तो यानी कि ये एरोमेटिक है, पहला। दूसरा, इस ये वाला मॉलिक्यूल भी सेम है, 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गया, ये भी होता है। ये वाला भी सेम है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी होगा। नेक्स्ट देखो बेंजीन दे रखा है, तो होगा ही होगा। ये पाइरिडाइन है या नाइट्रोजन है, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये याद होना चाहिए कि ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा पाइरिडाइन में। नेक्स्ट 2 बेंजीन है, ये तो होगा ही होगा, 2 बेंजीन। 3 बेंजीन है, ये भी होगा ही होगा। ये नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, और n+2 पाई को ही फॉलो नहीं करेगा ये। और दूसरा ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं करेगा, तो भाई ये 2 नहीं होंगे और बाकी के सारे होंगे, है ना। चलो मैं इनको रेड कलर से मार्क करता हूँ, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 3 2 5 तो 7, तो टोटल 7 इज द राइट ऑप्शन, 7 राइट आंसर है, दैट्स इट। अब देखिए भाई, मेरे पास जो पेपर आया था, बाकी क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, पेपर के अंदर 84 ही क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के। आपके पास कौन सा पेपर आया था, मैंने थोड़ा इसको वेरीफाई भी किया, मुझे नहीं पता लगा कि बाकी क्वेश्चन कहाँ गायब हो गए, ठीक है। कुछ तो पेपर में भी गड़बड़ थी, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम आपको बेटर पेपर मिलेगा, नो वरी। तो ये
इतना ही था मेरे पास। कुछ और क्वेरीज हो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, यू नो माय नंबर आल्सो। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। ओके बाय बाय, थैंक यू।